नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं और 12 साल का जश्न भी मनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कैसे विकसित भारत का नारा जो है वो बुलंद हो रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष को तो सही नहीं लग रहा है ना। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाई अब इन्हीं 12 सालों के खिलाफ एक अभियान निकाला जाएगा और इस अभियान को एक तरीके से लीड कौन करेगा, इसकी पूरी रूपरेखा कौन बनाएगा, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो पूरा एक एक चीज इसकी तय करेंगी। राहुल गांधी भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, तमाम कांग्रेस के नेता अलग अलग जगहों में जाकर के एक अभियान चलाएंगे कि भाई 12 साल में कुछ नहीं हुआ, सब ठप रहा और मतलब जो भी चीजें हैं। अब पीडीए की भी बात हो रही है। पीडीए में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाई पीडीए जो है अब तो पीडीए की भी बात होनी जरूरी है, डीलिमिटेशन के साथ साथ ये तमाम चीजें होंगी। और अगर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में गड़बड़ी हो गई ना तो इसके बाद कभी कोई चुनाव होगा नहीं। तो कुल मिलाकर विपक्ष के अलग अलग सुर निकल रहे हैं। एक तरफ तो एकजुटता की बात हो रही है, दूसरी तरफ अभियान, यात्राएं, मुद्दे, हमले सब अलग अलग चलाए जा रहे हैं। तो आज जरा इसी पर चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आखिर क्या ये जो अभियान चल रहा है, ये जो मुद्दे चल रहे हैं, ये जनता को खींच पाएंगे अपनी तरफ, क्योंकि जनता लगातार चुनावों में दिखा रही है कि भाई वो किसके संग है। तो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये बयान और तस्वीरें देखते हैं। 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को वे किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने, लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। देखिए, अभी देश इन लोगों से संभल नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया। जो विश्व में अशांति है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिल रहा है तो हमारे देश पर देखने को मिल रहा है। कहां विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। विकास जब तक सबका ना हो तब तक कैसे मुमकिन है कि विकास हो गया? पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाए। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है। तो चलिए
मेहमानों का रुख करते हैं क्योंकि अलग अलग बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब कौन फ्लॉप है कौन हिट है ये सवाल तो तय करना है जनता को, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब यात्राएं निकाली गई और यात्रा खासकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई तो उसके बाद जो चुनाव हुए उसका रेशियो क्या रहा? कितने चुनाव हारे और कितने चुनाव जीते? क्या इससे पता नहीं लगता है कि देश की जनता जो है वो आखिर क्या चाह रही है? क्या उनके मुद्दे वाकई में विपक्ष उठा पा रहा है, और अगर हाँ तो फिर वोट क्यों नहीं मिल पा रहे? चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं आरएलडी के नेता मलूक नागर जी, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तहसीन पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक यश भारतीय जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन जरा तहसीन पूनावाला, मेरे पास अगर मैं लिस्ट ही आपको सुनाऊं कितने चुनाव जीते कितने चुनाव हारे राहुल गांधी यात्रा निकालने के बाद, जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए ना, तो अब ये आंदोलन से क्या होने वाला है? मोमेंटो बना हुआ है पूरा। थैंक यू रीमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले क्योंकि मिश्रा साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब है, उनको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के लंबे जो कार्यकाल उन्होंने समाप्त किया देश की सेवा में, उनको बहुत बहुत बधाई। दो चीज है, हमें अधिकार है जनता के साथ जाना, जनता के सामने जाना, और सरकार की जो असफलता है वो जनता के सामने रखना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का अधिकार है ये सोचना और इस चीज में, इस घमंड में रहना कि वो कोई चुनाव हारती नहीं है। ये याद रखना है रीमा जी, और आप तो बहुत जानकार है, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, कि कौरवों की सेना प्रचंड थी, बड़ी थी, यही घमंड था कौरवों का। आदरणीय जब भगवान श्री कृष्ण कहते कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तब भी दुर्योधन ने नहीं दिया। दुर्योधन इंसाफ दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। तो अगर सरकार को लगता है विपक्ष को बांध कर जो असाध्य साधेंगे तो उनका घमंड है। क्या होता है, कैसे होता है राजनीतिक तौर से हम देखेंगे। और जो इस कुरुक्षेत्र में भगवान है वो जनता है, हम जनता के सामने नतमस्तक होकर अपना सर झुकाकर हम उनसे वोट मांगेंगे। अब सरकार जो आईएएफ का इस्तेमाल करती है पेपर बांटने के लिए, सरकार जो पेट्रोल नहीं ला सकती है, सरकार जो पूरी तरह से असफल हुई है, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े बदलते कहते 3% इन्फ्लेशन है, जबकि इन्फ्लेशन आपके दूरदर्शन के स्टूडियो के बाद चाय के दाम 10 रुपए से 20 रुपए हो गए। उस सरकार को एक्सपोज करना मेरा कर्तव्य, मैं करूंगा। ये अपनी बात रखे, हम अपनी बात रखेंगे, सरकार जनता तय करेगी। कौशल कांत जी, ये क्या, मैं आ रही हूँ मलूक जी 1 मिनट, लेकिन कौशल कांत जी ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? अभी तो दूर है, दिल्ली से तो कुरुक्षेत्र मेरे ख्याल से मतलब किलोमीटर के हिसाब से देखें तो। रीमा जी, इससे ज्यादा खुशी का विषय भारत की जनता के लिए क्या हो सकता है कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले, या मैं कहूं कांग्रेस के प्रवक्ता, यहां पर आज बैठ करके महाभारत की सत्यता तो पुष्ट कर रहे हैं। अब राम के एफिडेविट पे सवाल तो नहीं उठ रहा है कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, महाभारत हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये तो बदलाव आ गया, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी सरकार का, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल सही कहा तहसीन भाई ने कि हम अपना काम बताएंगे, अपना काम बताएंगे। लेकिन रीमा जी, आप तो बहुत समय से हैं, आप मुझे बताइए, क्या कभी कांग्रेस की कोई सरकार आपको याद है जो आकर के आपको बताती थी कि पिछले 100 दिन में हमने क्या काम किए, 1 साल में हमने क्या काम किए, 5 साल में हमने क्या काम किए? क्या कभी अपना रिजल्ट बायोडेटा खुद लेके कोई सरकार आती थी? नहीं। केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के कुछ पैरामीटर्स पे जाते हैं जिस पे कोई डाउट नहीं हो सकता। रीमा जी, कुछ नई चीजें सुनिए। आपको पता है हिंदुस्तान आज विश्व में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है। हिंदुस्तान आज स्टील का नंबर 2 प्रोडक्शन का विश्व में देश है, जापान को पीछे छोड़ चुका है। टेक्सटाइल में हिंदुस्तान नंबर 2 पे है, इटली को पीछे छोड़ चुका है। मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 2 पे आ गया है, वियतनाम को पीछे छोड़ चुका है। बिजली प्रोडक्शन में रशिया को पीछे छोड़ करके वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आया हुआ है। हाँ। 4थे नंबर पे ऑटोमोबाइल मार्केट में फ्रेजाइल 5 से इस इकोनॉमी को 4थी इकोनॉमी, और आज भी इतनी क्राइसिस के दौर में भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाने में माननीय मोदी जी की नेतृत्व की सरकार का काम है। जीडीपी डबल हो गया, पर कैपिटा जीडीपी डबल हो गया, एक्सपोर्ट 4 गुना हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी 4 गुना हो गए, मेट्रो सिटी 4 गुना हो गए, नेशनल हाईवे 2 गुना, मैं बताता जाऊंगा
मैं तो नहीं सिर्फ नहीं, काम लिस्ट गिना बहुत रहा हूँ लंबी रीमा है, जी। 12 साल की तो बहुत लंबी मैं तो लिस्ट वही है। तो बोल रहा हूँ, मैं तो काम गिनाऊंगा ना। तहसीन मुझे क्या जल्दी से फर्क 10 पड़ता है, सेकंड। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी तृण और मूल में खंड खंड हो गई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं नहीं, तो सिर्फ पढ़ना भी अपने नहीं काम चाहिए। गिनाऊंगा। हाँ ठीक है तहसीन, 10 सेकंड। डॉक्टर मिश्रा साहब अपने काम गिनाए, उस काम के साथ ये भी बताया कि इसे जो डेट टू जीडीपी है, जो 50% था जब मनमोहन सिंह जी चले गए, वो अब 80% हो गया। और आंकड़ों का खेलबाजी ऐसा किया कि केंद्र सरकार का डेट हटाते कह रहा हमने तो केवल उसको 60% पे सीमित किया तहसीन जी, और स्टेट और पीएसयू का निकाल दिया। ये भी जस्ट बता 5 दें कि सेकेंड। जो चाइना के सामने हमारा डेफिसिट $37 बिलियन का था, वो कैसे $100 बिलियन पार कर दिया। ये भी बताए कि बाकी पर कैपिटा इनकम में जो हम 114वें स्थान पे थे, वो गिरकर अब 140वें स्थान पे आ गए, जबकि जीडीपी डबल हो गया। जैसे डॉक्टर मिश्रा साहब ने बिल्कुल सही बताया, तो गरीबी बढ़ी है। ये भी बता दें कि इन्फ्लेशन के आंकड़ों के पूरी उसमें आपने इतना कंफ्यूजन किया कि आईएमएफ कहता कि अच्छा ये सारी चीजें जनता समझ नहीं रही क्या? तहसीन तहसीन, ये सारी चीजें जनता नहीं समझ रही क्या? तहसीन जी, रीमा जी बस 5 सेकंड और, रीमा जी जनता 5 वोट कहीं सेकंड और ही डाल रही है। तहसीन भाई अब आपने महाभारत की बात की मैं- ना, तहसीन भाई आपने महाभारत की बात की, तो उसमें क्या था एक ना कि अश्वत्थामा मरो मरो नर मरो या कुंजरो, यही एक बात बोली थी युधिष्ठिर ने। उसी तरह का सत्य आप यहां पर बोल रहे हैं। आपने डेप्ट की तो बात की, पर डेप्ट जीडीपी रेशियो पे पीछे भाग गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें सबसे कम डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भारत का है, जबकि हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए। इसके अलावा बात करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना बढ़ा है, टोटल एक्सपोर्ट 2 टाइम्स बढ़ा है, टोटल नेशनल हाईवे 60% बढ़ा है। अरे रुकिए भाई, दो और मेहमान वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रुकिए रुकिए, वेट करिए वेट करिए भाई, वेट करिए। मलूक नागर बोलिए। पूरा सत्य थैंक यू बोलना है डॉक्टर साहब, थैंक यू। पूरा सत्य बोलना है। हाँ ठीक है, मलूक नागर। तहसीन भाई, आप अगर कांग्रेस का इतिहास और पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास निकालेंगे और मेरठ और जहां अपने कौरवों की सेना कही, तो वहां मलूक नागर, उनके बड़े भाई लखीराम नागर निकलेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं इनको बुलाओ, क्योंकि हमारे रिजल्ट ऐसे रहे हैं, आपसे बड़े कांग्रेसी रहे हैं। पहले 4.5-5 घंटे लगते थे हस्तिनापुर पहुंचने में। मैं वहां से विधायक भी रहा और मैं वहां से सांसद भी रहा हूं। और आज देश की संसद से 1 घंटा मेरठ का और 15 मिनट लगते हैं हस्तिनापुर का। ये आज का भारत है, ये 12 साल की मोदी जी की उपलब्धि है। और आप जैसे कौरवों की सेना और फिर आगे पहुंच गए कुरुक्षेत्र हरियाणा में, तो जैसे पता नहीं है हस्तिनापुर कहाँ है, आपने देखा भी नहीं होगा। ऐसे ही कांग्रेस जमीन से ऊपर हट के, अलग हट के, वास्तविकता से दूर जाके पता नहीं है और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे। चाहे हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करने वाले बता दें, चाहे 55-60 साल कांग्रेस ने बढ़िया इकोनॉमी, देश की बढ़ाई, तरक्की कराई, और राहुल गांधी जी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, चाहे वो कांग्रेस की इकोनॉमी भी मार दें। और वही पैदल यात्रा में करा और वही अब करेंगे जो 12 साल की उपलब्धि है। आपको सोचना पड़ेगा कि जो कौरवों की सेना कह रहे हैं, आगे पांडव कौन है? देश में एक ही व्यक्ति है जो 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और सीधा छलांग लगा के प्रधानमंत्री, और बैक टू बैक 3 बार का प्रधानमंत्री। और जो चुने हुए सांसद हैं उनका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इस देश में बनाने वाला। कुछ कांग्रेस कहते हैं नहीं जी 1947 से और 52 तक छोड़ दिया। अरे भाई, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, संसद नहीं था। और 47 से पहले अगर बैक जाएंगे तो 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जगह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। देश का इतिहास रचा है सबसे ज्यादा वक्त तक चुने हुए सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री, और वो भी पीछे से लगातार, पीछे 4 बार मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है नेहरू जी के उसमें जाएंगे तो चुने हुए सांसदों के रिकॉर्ड से कम, और पीछे चुनाव, छोटा सा भी चुनाव लड़े हों उसे भी हार गए हों। तो तहसीन भाई, सामना किससे है सोच लो, अपने नेता को समझा भी दो। यश भारती जी, अखिलेश जी को तो इनमें से कोई भी बात नहीं समझ आ रही है। अब उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया, मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया। आप समझा दो कि उत्तर प्रदेश में अगर इस बार वोट कहीं और पड़े, मतलब वो देश का अंतिम चुनाव होगा। ये क्या मतलब हुआ इस बात का?
अनम्यूट कीजिए, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ, आपने जो सवाल मुझसे किया मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझसे उससे पहले जो पैनल में डिस्कशन हुआ उसमें शामिल होना चाहूंगा। अब बार बार पैनल में सवाल पूछ रही थी कि आखिर जीत क्यों, बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है। सवाल ये भी उठता है, अगर हम उस जीत को देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी होने का दावा करने वाली, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय होने का दावा करने वाली पार्टी 27 सीटों पर जमानत जब्त करती है। हार की बात नहीं कर रहा हूं, जमानतें जब्त हुई है 27 सीटों पर, जबकि पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, जनता ने जिसको चुना, जिसको हराया, वो एक अलग बात। दूसरा, मौलिक नायक जी बार बार बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने, बड़ी उपलब्धियां बता रहे, 2 ही साल 3 साल हुए अभी उन्हें जुड़े हुए। उससे पहले ये विरोध करते थे इन्हीं मोदी जी का, इसी भारतीय जनता पार्टी, इसी एनडीए का। क्या ये उनकी पार्टी का एक निजी विषय है? अब सवाल, मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए दिया क्या है देश को? सूरत के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, सूरत जो डायमंड सिटी भी है, सूरत साड़ी के लिए भी जाना जाता है, वहां एक कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियां भी नहीं थी कि बच्चों की जान बचा पाते। वो बच्चे उसी कोचिंग संस्थान में आग के हवाले हो गए। ये सूरत का, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बहुत सारे कार्यकाल है। मैं नहीं बताऊंगा, आप मीडिया के लोगों ने दुनिया का सबसे घृणित व्यक्ति भी बताया था उस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री रहा हुआ। अगली बात, आप जो कह रहे हैं बार बार जीत रहे हैं, क्या हासिल किया? देश के सबसे बड़ा कार्यालय तो बना लिया दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के अंदर 200 करोड़ की लागत से अभी नया कार्यालय बनने जा रहा है। 70 के करीब उत्तर प्रदेश में अपने कार्यालय बना दिए, भव्य कार्यालय बना दिए। मध्य प्रदेश में अपना 100 करोड़ से ऊपर का कार्यालय राजधानी भोपाल में बना रहे हैं। 17 से ऊपर कार्यालय मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में अगर विकास किसी का हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कार्यालय बनाने से क्या दिक्कत है? उपलब्धि गिनी जा सकती है। कार्यालय बनाने से दिक्कत क्या है? जवाब है, कार्यालय से क्या दिक्कत है? नहीं, आप बुलडोजर चला दे, लोगों के आशियाने तबाह कर दे और अपना आशियाना बनाए, ये उनकी छाती पर रख करके आप आशियाना बना रहे हो। जो देश के नागरिक हैं, आप कह रहे हो कि हमने आत्मनिर्भर बना दिया, 80 करोड़ को राशन पे निर्भर करके। आप खुद तो आत्मनिर्भर बन गए। इन्होंने एक पॉलिसी बना दी, पहले इनके जो कार्यालय हुआ करते थे वो किराए की दुकानें भी चलाते थे, साथ में उस किराए की दुकानों से अपने कार्यालय का खर्चा चलाते थे। अब नई पॉलिसी बना ली भारतीय जनता पार्टी ने कि आप कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा इनके कार्यालयों में, अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होगा, क्योंकि अब पैसा आ गया है। अरे उनके कार्यालय में क्या होगा ये उनको तय करने दीजिए ना, वो भी समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या? रूमा जी, मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कार्यालय बन रहा है वो 2 सुलभ शौचालय पे कब्जा करके बन रहा है। अच्छा, आप चाहें तो अपने करस्पॉन्डेंट को भेज दें। जो सर्विस लॉन्च जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए होती है उस पर कब्जा किया हुआ है पिछले 3 साल से। और अभी अस्थायी कार्यालय जिस पर बनाया है वो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जमीन है। हाँ, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो इस पर जवाब दीजिए कौशल खान जी। क्या ये बुलडोजर वाली जमीनों पर चल रहा है क्या ये काम? कौशल खान जी, रीमा जी, एक मिनट, अब आपने ऐसा सवाल कर दिया, पहले उसका जवाब ले लेते हैं। कौशल खान जी, रीमा जी, जब यूपी में बुलडोजर चलता है तो गरीबों को घर मिलते हैं, गुंडों के आशियाने ढाए जाते हैं, आतंकियों के आशियाने ढाए जाते हैं, और उसकी वजह से जब आतंकियों के आशियाने ढाए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की पेट में दर्द होने लगता है। इनका सफाई महोत्सव जो हुआ करता था, जो बंद हो गया, अब वहां का कल्चरल समारोह खत्म हो गया क्या? अब सफाई कल्चरल हब नहीं रहा उत्तर प्रदेश का, क्यों बंद हो गया? क्या रीजन हो गया? किसके पैसे से करते थे? जब वहां तांगे और रिक्शे की तरह हवाई जहाज से लोग आते थे, चार्टर प्लेन से लोग आते थे। प्लीज, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। अरे सुनो, हाँ बिल्कुल, तो अरे सुनो ना, मैं आपसे भी जो सवाल आप जो रीमा जी, अरे मैं बताता हूँ, ये था कि मैंने जो सवाल किया था आपने उसका तो जवाब ही नहीं दिया था। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे तो जवाब लेना पड़ा। मेरा तो सवाल ही कुछ और था। सवाल बनाओगे, आपने कहा नहीं, अभी इनसे जवाब लेना मेरा सवाल ही कुछ और था आपसे। अरे बताते रहो साहब, सुन तो लो, बीच में बोल पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 अच्छा, समाजवादी पार्टी की कर क्या रही भाई? के लिए है ये जवाब देना। ये शौचालय बनाने की बात करते हैं, शौचालय पे कब्जा कर लेते हैं, आम जनता के नागरिकों रास्ते पे कब्जा करते थे, कहते हैं बुलडोजर चल गया। चलाइए भाई, अब जवाब तो देते हैं बुलडोजर। भाई, सुन लेंगे अब आप।
अब आपने कहा ना, अरे भैया नहीं, आप उस बात अगर का जवाब अरे नहीं ना, सुन तो आप लो दोस्त, कहीं और ले गए। हम आपका जवाब दे देते हैं साहब। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय शौचालय पे कब्जे करके बैठा हुआ है, तो विपक्ष कर क्या रहा है? केवल अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ेगा, जनता के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? अगर आपको लगता है किसी सरकारी जमीन पे कब्जा करके बीजेपी कार्यालय बना है, तो आप लोग कर क्या रहे हो? कौन सा विपक्ष हो? केवल इंडी गठबंधन में अपनी सरकार के लिए जुड़ रहे हो? क्यों नहीं जनता के लिए जमीन पर आते हो? विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों विपक्ष अपने झगड़ों में फंसा हुआ है? क्या कर रहा है विपक्ष? अगर गलतियां हैं तो उसको सामने लाओ ना। कर क्या रहे हो? कैसा विपक्ष चाहिए? ऐसा मरा हुआ विपक्ष जो अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। अब आप उम्मीद ये करते हैं कि मोदी जी एनडीए को भी संभाले और इंडी गठबंधन को भी बचाने की अब कोशिश मेरी करें। उम्मीद वो ये भी थी समय आ जाएगा। यश जी, मेरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश की चर्चा करेगी, लेकिन आप पहुंच गए भोपाल। अब थोड़ा यूपी पर आ जाते हैं। और वहां पर वहां के चुनाव में अरे सुन लीजिए, एक आखिरी बात, 10 सेकंड और आपके बीच में बोल रहा हूं, 10 सेकंड और बोलूंगा, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश की बात की। अच्छा, ठीक है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी को राहुल जी ने क्या कहा था? कमलनाथ जी ने, कौन है अखिलेश वखिलेश? मध्य प्रदेश में ही कहा था ना, जिसके वजह में अखिलेश जी ने क्या कहा था? अरे बड़ी चालू पार्टी, बड़ी चिरकुट पार्टी है कांग्रेस को। ये अब वो भी तो खत्म सच्चाई हो है गया ना। चुनाव, अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए यश जी। आ रही हूँ तहसीन। एक देखिए, हाँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बस छोटी सी इनकी बात को खत्म कर दूं। देखिए, वो जितने चिरकुट कांग्रेसी थे वो सब आपने भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बना लिया, मंत्री बना लिए, विधायक सांसद बना लिया। हटा दीजिए उन चिरकुट कांग्रेसियों को अगर आपको इतनी आपत्ति है तो। अरे भैया, ये तो हटा दीजिए कांग्रेसियों। इस बात का क्या लिंक है? जब तक आपने क्यों चिरकुट लोगों को रखा था? आपको लगता है कि आपने चिरकुट लोगों को रखा था? अरे दोनों मिलकर मेरे को गाली दे रहे हैं। हमें लगता है वो सारे चिरकुट आपने रख लिए हैं। अरे चिरकुट क्या होता है भाई? छोड़िए, हटिए नहीं, चिरकुट विरकुट नहीं, लेकिन पॉइंट ये है, तहसीन बोलो क्या कहना है? वर्ड हमारा थोड़ी ना है, रीमा ये वर्ड जी, हम तो अखिलेश जी का वर्ड बता रहे हैं। अरे सर, कहाँ जवाब दे रहे हो आप कहीं से कहीं पहुंचे जा रहे हो। यश जी, क्या हो रहा है ये? जल्दी बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए फटाफट। जवाब दे दो, 10 सेकंड। देखिए, ये आखिरी चुनाव, इसीलिए ये आखिरी चुनाव की बात मानेंगे अखिलेश यादव जी इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस वोटर को बंदूक दिखा करके रोकने का काम करती है, जिस तरीके से पुलिस निर्वाचन आयोग की बात गाइडलाइन जो एक दिन पहले जारी की गई, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुलिस किसी की आईडी प्रूफ चेक नहीं करेगी, किसी भी वोटर को वोटिंग डालने जाते समय रोकेगी नहीं, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस 12 घंटे भी इंतजार नहीं कर पाई कि रात में जो आदेश जारी किया गया सुबह उसको मान ले। सुबह से ही रास्ते में लोगों को आईडी पूछना चालू कर दी, यहां तक कि पोलिंग बूथ पे भी वो जो वोटर्स थे उनसे आईडी मांगने का काम किया, लेकिन किसी पुलिस पे कोई कार्रवाई हुई क्या? जो काम ऑब्जर्वर्स का था, जो चुनाव आयोग में लगे हुए ड्यूटी के अधिकारियों का था, वो काम पुलिस कर रही थी। अरे तो आपको क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव में यही होने वाला है? आपको क्या लग रहा है घपला होने वाला है चुनाव में? रीमा जी 10 सेकंड, आपको क्या लग रहा है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, हमेशा समाजवादी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, क्या आपको लग रहा है मेहनत विफल हो रही है? जो अपनी कागज नहीं दिखाएंगे। एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। हाँ, क्या नरेंद्र मोदी जी 5 लाख से अधिक वोट से जीते थे बनारस से, वो 1.5 लाख के अंदर आ गए। भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब तो ये, अरे आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। से हाफ पे आ गई ये जनता ने। मलूक ना गए। अरे भाई, अगर 5 लाख से 1.5 लाख पर आ गए मोदी जी, इसका मतलब नहीं भाई, इसका मतलब तो इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है ना। अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा उनके साथ क्यों खड़ी होती है? जो अपना कागज नहीं दिखाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाते हैं, आधार नहीं दिखाते हैं, घुसपैठिए बने होते हैं, घुसपैठियों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं आप लोग? आप लोग घुसपैठियों के साथ ठीक है, उन लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा पूरा बनाएंगे, अवैध कब्जे करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, बोलिए जल्दी से। जारी किया था जो नियम है वो देखिए, अटैक क्योंकि इनके ऊपर हुआ था। अब एक जवाब इनका बनता है कि भाई आपकी पार्टी पहले पानी पी पी कर कोसती थी और अब आपकी पार्टी इनके साथ है, तो यही तो बात हो रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को सब बीजेपी मिला रही है। इनका आरोप ये था कि पहले खिलाफत करते थे, अब तारीफ कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कहीं भी हों उनके हकों की रक्षा करेंगे, पर सरकार में हैं
तो घर में अंदर बैठ के अपने सीनियर्स के साथ रिक्वेस्ट करके उनके हितों की रक्षा करने के लिए मनवाएंगे। और विपक्ष में हैं तो सड़कों पे निकल के जूझेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, टकरेंगे, टूटेंगे, पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के, अकलियतों के हितों की रक्षा करेंगे। अब जो इन्होंने कहा है रीमा जी कि 5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए, अरे कंफ्यूज मत हो, एक तरफ हो के चलो। आपकी बात कोई काटती है, इसका मतलब चुनाव आयोग पारदर्शिता से काम कर रहा था और 4 लाख कुछ हजार की जगह अगर 1.5 लाख से मोदी जी जीते तो आपके सारे आरोप निराधार हैं। जो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अब कांग्रेस जो लेकर के चल रही है कि हम सड़क पे प्रदर्शन करेंगे और आरोप लगाएंगे कि अब तक जो इन्होंने काम करे गलत काम करे 12 साल में, तो क्या आप देश की जनता को गलत काम करने के बाद भी वोट देते हैं और देश की जनता का बिल्कुल एक तरीके से अपमान करना चाहते हो? ये देश की जनता पे ये आरोप लगा रहे हो। इसी तरह की आरोप अगर आप लेके जाएंगे, अगर विपक्ष का काम क्या है कि जो भी बात पहले कही गई है, कोई अमेंडमेंट बिल है तो उसमें संशोधन के लिए एक बढ़िया सी सोच अपनी दो, ना कि रीमा जी एक सेकंड बस, ना कि कुछ भी अच्छा काम हो रहा है उसमें भी कीड़े डालो, उसके भी बुराई करो। तो इसीलिए ये कौन से अच्छे काम की बुराई हो रही है? कौन से अच्छे काम की? अरे ये जो भी जितने भी जनहित के काम है, हाँ, जितने भी जो देश की इकोनॉमी तत्कालीन 2004 से ओके, हाँ, तो बेसिकली डेटा को क्यों एक मिनट रुकिए यश जी, रुकिए अब तहसीन की बारी है। तहसीन, क्यों भाई इतना कंफ्यूज किया जा रहा है जनता को भी और खुद को भी? अब कभी कह रहे हैं आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसी दहशत फैलाई जा रही है जनता में। यही बात आंदोलन में भी लेकर जाएंगे क्या? रीमा जी, आप जानते हो कि जहां पर मैं सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए मैं करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तहसीन भाई इसी बात को बताओ, देश में आर्थिक सुनामी आने जा रही है, क्या देश को डरा के, झूठ बोल के, गुमराह करके देश में जो निवेशक हैं विदेश के लोग अपना पैसा निकाल के वापस ले जाएं और हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो जाए? कांग्रेस ये चाहती है? मालूक सर, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा उसका जवाब मैं सीधा सीधे देता हूं। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते जा रहे, इसका एक सोल कारण और आदरणीय मोदी जी की हार का जो एक सबसे बड़ा कारण होगा, 3-4 कारण होंगे अगर वे कभी हारे, उसमें से सबसे बड़ा कारण हार कब गए तहसीन भाई? अगर हारे, सर मेरी बात कब हार मतलब 29 की बात कर रहे हो आप? मैं 29 की बात करता हूं। अगर हारे तो जो 3 या 4 बड़ी बात करो, 27 यूपी के चुनाव। अगर आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे दूं सर। उसमें से सबसे बड़े कारणों में से निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री होगी। मेरी बात का आप यकीन करो, जो बाबू फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस देश का बेहाल कर रहे, जो घटिया फाइनेंस पॉलिसी ला रहे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे। सर मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे 5-6% रिटर्न मिल रहा है, जिसपे आपको एलटीजीसी और एसटीजीसी लग रहा है, और आपको डॉलर बॉन्ड पे 4.5% बिना किसी रिस्क मिला, कौन भारत में पैसे रखेगा? सारा इन्वेस्टमेंट वियतनाम जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है। देश हित में बात कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री सच में इन्वेस्टमेंट चाहते, जो बाबू है, मैं निर्मला सीतारमण जी पे आरोप नहीं लगा रहा, उनको धक्का मारते बाहर निकाले। गलत कर रहे वो लोग। दूसरी चीज सर, आपका जो प्रश्न है मैं बता रहा हूं। बात यह है कि हिपोक्रेसी की बात हो रही है। एक मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन पे आरोप लगा था कि वो कैमरा पे पैसे लेते। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। दूसरे मुख्यमंत्री है किसने चुना उनको? जी, किसने चुना उनको? जनता ने ना। जनता ने चुना, जनता ने चुना, उस बात को मानता हूं। जनता मान गई कि भाई जो आरोप लगे वो गलत है। लेकिन हम हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हम चुनाव की बात, जनता के सामने मैं सर झुकाता हूं, लेकिन उन पे आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री ने लगाए थे ना। आसाम के मुख्यमंत्री पे आरोप तो भाजपा ने लगाई थी ना। जो व्यक्ति आज बिहार के मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने, उनके पिताजी ने क्या क्या बोला आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में, कौन से पार्टी से ने। मैं सच पूछा हूं, इस देश में सच पूछा हूं, क्यों नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का? क्या उसकी योग्यता है? उसको बनाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने, केवल इसके लिए क्योंकि उसके पिताजी हट गए। तो ये सवाल है, ये हिपोक्रेसी ऐसा नहीं हिपोक्रेसी सिर्फ इसमें। लेकिन एक लास्ट लाइन, एक गाना लिखाओ, एक 4 लाइन, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। एक गाना छोड़ो, जवाब ले लो। एक 4 लाइन दे दीजिए अगर आप इजाजत दें। एक थी मोहतरमा, उसके दिल में था काबा,
वो चले गई भाजपा। अब सबका छूटा पसीना उसके नजरों में था मदीना, उनको भी ले लिया भाजपा ने। ऐसी मोहतरमा को भी भाजपा ले लिया जिनके दिल में है काबा और नजरों में मदीना। कि उनको कांग्रेस पार्टी कुछ बना रही है महिला मोर्चा का, ये खबर आ रही है। बीजेपी से कहाँ आ रही है खबर? नहीं, वो जा रही है भाजपा। कौशल आज आ गया ट्विटर पे, उसका साइन आ गया। अच्छा आ गया, भाजपा वाले में चली गई, साइन आ गया, लेकिन बीजेपी में आ गई ये अभी खबर नहीं आई है। नहीं, लेकिन वो उस ग्रुप के साथ है, दिल में काबा, आंखों में मदीना और यही भाजपा। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कैश है ना? पापा इतने पैसे? रख ले बेटा, काम आएंगे। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। कौशल कांत जी बोलिए। जी रीमा जी, बहुत बार ये सवाल आता है और तहसीन भाई पूछते हैं कि अगर किसी ने काबा का नाम ले तो बीजेपी में कैसे आ सकती? क्यों भाई, हमारा तो नारा है अरे दिल में काबा, क्या सर पे काबा? उससे भागे भाजपा, नजरों में मदीना। ओके तहसीन पूरा हो जाए तो बता देना। आप भी वही कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता आपके साथ। ठीक, अब आते हैं। हमारा तो देखो, राजनीति क्या होती है, राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, और मनभेद देश के लिए नहीं होना चाहिए। वो आदमी जो हमारी विचारधारा को माने, जो राम के साथ है, जो भारत देश के साथ है, उस सबका स्वागत है। तहसीन भाई, आप तो तहसीन हो, वो तो खाली काबा बोली, आप तो तहसीन हो। आप भी हमारी विचारधारा आप ले लो, आपको भी हम बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमारा तो खुला नारा है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तभी तो भारत प्रथम होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के इसी विचारधारा के लिए चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम तो खुले दिल से कह रहे हैं, आप भी आइए और सबको ही आए। ये आप कहते हो कि मुसलमान हमारे साथ नहीं आता ना, काबा गाने से मुसलमान नहीं होता। हम तो मुसलमानों को जब सड़कें बनती, जब शौचालय दिए जाते हैं, जब किसान सम्मान निधि जाती है, जब स्वास्थ्य की योजनाएं चलती, जब एजुकेशन होती, जब हेल्थ होती है, तो वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं होती है। देश की सारी पॉलिसी नहीं, लेकिन ये पॉइंट इसलिए आया कौशल जी, ये पॉइंट इसलिए आया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने खुद बोला था कि हमें हिंदू ही वोट देता है। उसके बाद विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया कि भाई वो अपने मुंह से ही कह रहे थे कि हमें सिर्फ हिंदू वोट देता है। रीमा जी, हाँ। हिंदू के बारे में किसी को कंफ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, जो भी हिंदू की सीमा में आता है, हिमालय हाँ। से लेके हिंद महासागर बीच में जो भी है, सब हिंदू है। और भारत में तो केवल एक हिंदू ही रहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो एक्स हिंदू हो। ठीक है यश जी, अब ये तो बात लाउड एंड क्लियर हो ही गई ना। योगी जी ने आज ये भी कह दिया कि भाई आप ही लोग हो जो पहले कृष्ण और भगवान राम के नाम से डरते थे, लाठियां चलवाते थे, आज आप लोग भी उनकी पूजा कर रहे हो। ये बदला हुआ भारत है और यूपी। रीमा जी, लाठियां नहीं, गोलियां। हाँ, और बताते थे कि 14 मारे हैं और जरूरत पड़ती तो 40 मारे थे। ये बोल करके मुलायम सिंह चुनाव की सभा में बोलते थे। यश जी, रीमा जी, मुझे मिश्रा जी की वो बात अभी दोबारा याद आ गई जो मेरे लिए कह रहे थे कि भाई क्यों अगर शौचालय पे कब्जा है तो क्यों नहीं कर रहे? अरे आप चल रही और आपने किसी को सजा नहीं। सर आगे बढ़ते हैं ना, कितना जो आगे बढ़ गया। मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, मैं अभी के सवाल पे जवाब दे रहा हूँ। गोलियां चल गई और 12 साल में आप किसी को सजा नहीं दिला पाए। उल्टा जो प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनको आपने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया।
पीएमओ में उस समय 12 साल का हिस्सा बना के रख लिया। तो नृपेंद्र मिश्रा जी ये कहते हैं कि गोली समाजवादी सरकार में उनके आदेश से नहीं चली, जो जिलाधिकारी थे नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर ऑर्डर किसने दिया था? ऑर्डर किसने दिया? क्लैरिफिकेशन वो ऑर्डर किसने दिया था अधिकारी को? क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं रीमा जी। अरे यश जी, ऑर्डर भी तो किसी ने दिया होगा ना। अधिकारी अपने मन से काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर ऑर्डर दिया जाता है राजनेता का। अरे यश जी सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, इसका लिमिटेड जवाब सुन लीजिए। अरे पूरी बात तो हो जाने दीजिए। अरे नहीं, यहीं पे जवाब ले लीजिए, यहीं पे जवाब ले लीजिए, यहीं पे जवाब ले लीजिए ना। क्योंकि जब बंगाल का इलेक्शन हुआ था, बंगाल के इलेक्शन के जीत के बाद, बंगाल के इलेक्शन के जीत के बाद माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम बदलाव की राजनीति करते हैं, बदले की राजनीति नहीं करते। हम बदलाव कर रहे हैं, इसलिए राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, पूरा रिलीजियस सर्कल बना, देश में मंदिरों का विकास रीमा जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बंगाल में जाके कहा, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं कि नारा बंद कर दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो मोदी जी और अमित शाह को मानते ही नहीं है, ना उनके विचारों को मानते हैं। उसी बंगाल में कब बोला? उसी बंगाल में कब कहा? अच्छा, आप नहीं सुन पाई, कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं सुन पाई। है कोई क्लिप है क्या? आपने कहा था, क्लिप है क्या कोई वैसी? आपने, अगर मैं सुना दूं तो सुनाइए। मैं बिल्कुल सुना देता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, फिजिक्स के एग्जाम में हिंदी का टेस्ट देते हैं भाई। तब तक मलूक जी बोलिए। फिजिक्स के एग्जाम में हिंदी का टेस्ट क्यों देते हो भाई? आ जाओ मलूक जी। देखिए, जो हमारे बात है कि निकालिए बाइट निकालिए वो वाली। तहसीन भाई बड़े अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएगी, अपनी बात रखते हैं। आपकी मजबूरी है। अरे भाई, मैं तो कह रही हूँ चैनल पर चलाइए, मैंने कब मना किया? दिखाओ ना कहाँ है बाइट। अरे अभी निकाल के लाएंगे ना कोई एआई जनरेटेड, कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। जैसे मोदी जी की माँ का वीडियो बनाया था, जैसे मोदी जी की माँ का वीडियो बनाया था एआई जनरेटेड, वैसा ही कुछ भी ले आएंगे। इनका कोई भरोसा है? अरे आगे बढ़िए, कंप्लीट करिए मलूक जी जल्दी। ये अगर बोलने दें बीच में तो देखिए, तुम जो अभी तहसीन भाई जिस तरीके से बात कह रहे थे कि वो ये बड़ी अच्छी बात रखते हैं, डिस्टर्ब भी बहुत कम करते हैं बीच में औरों को। इन्होंने जो बात कही कि इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, बीजेपी को, सरकार को, फाइनेंस मिनिस्टर तो अच्छा काम कर रही है, उसका जो नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनको निकाल देना चाहिए। भाई आप तहसीन भाई, हमको ज्ञान बांटने के बजाय आप कांग्रेस में अगर ज्ञान दे दें, 3 साल अध्यक्ष नहीं बनता। उनका नेता एलओपी पिछला राधीर रंजन कहता राष्ट्र की पत्नी है, और जो कांग्रेस में G23 ग्रुप है उनको संभाल लो। कोई कहते हैं राहुल जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, कोई प्रियंका जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, और सांसद सहारनपुर वाले कहते हैं उनको संभाल लो, आपस में ज्ञान दे लो। यहाँ तो पब्लिक की जो सोच है और देश को जो चाहिए और देश के लोगों को जो चाहिए, पिछड़े, दलित, अकलियत, किसान, सब जातियों को, अगड़ों को, नहीं, पॉइंट तो यही है कि जब राहुल गांधी ने तहसीन यात्रा निकाली, उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें रेशियो क्या रहा? हिमाचल को छोड़ दें, तेलंगाना को छोड़ दें और कर्नाटक को छोड़ दें, उसके बाद जितने चुनाव हुए सब में हार हुई। इसका मतलब क्या निकलता है कि जनता ने ना तो यात्रा को स्वीकार किया और ना ही राहुल गांधी के जो मुद्दे थे उनको स्वीकार किया। ये तो साफ है ना? बिल्कुल नहीं, साफ नहीं है। कई कारण होते हैं हारने के लिए, जैसे अभी मीनाक्षी नटराजन का जो जिस तरह से उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया। अब गलत पेपर देंगे तो यही होगा ना, पेपर में बात छुपाई जाएगी तो यही होगा, या तो पेपर में सही से। अब सबसे शर्मनाक तो ये है, सबसे शर्मनाक ये है कि राहुल गांधी के इतने बड़े-बड़े सिपह सलाहकार जो है वो फॉर्म भरवाने में लगे थे और सबसे चूक हो गई। तो ले लीजिए मालूक साहब, आप अग्री करेंगे, मैंने अभी कांग्रेस को एक सलाह दी है कि जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ, कांग्रेस आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को बोले उसको इन्वेस्टिगेट करे। मैंने सलाह दी है। बहुत अच्छी सलाह दी है, ये अच्छी बात है, कांग्रेस को सलाह दो। बिल्कुल अच्छी सलाह दी है उनको कि दिग्विजय सिंह जी को बोलो इन्वेस्टिगेट। तहसीन भाई उतनी बुद्धि तो हो कि वो मान सके। मैंने एक सलाह दी, अब मानना नहीं मानना, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला तय हो गया है। सबसे सीनियर लीडर है, तेलंगाना के पहले जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे। हाँ। उनको वहां तेलंगाना में सब पता है, मध्य प्रदेश में सब पता है, अच्छे संबंध है उनके सबके साथ, वो इन्वेस्टिगेट करे। और उन्होंने इतनी शालीनता से कहा और इतने उन्होंने सम्मान के साथ कहा कि उनको दोबारा से राज्यसभा में नहीं जाना, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उनको बनाए इन्वेस्टिगेट। यही दुख की बात है कि तहसीन आप जैसे विद्वान लोगों की सलाह ही नहीं मान रहे हैं राहुल गांधी। अब देखिए,
मारेगी शायद। और फिर भी आप चैनल पर उनको डिफेंड करते हैं। नहीं, मेरा तो उनसे दिल का रिश्ता है। अच्छा, नहीं उनसे तो दिल का राजनीति में दिल के रिश्ते नहीं होते, दिमाग के रिश्ते होते हैं। मेरा कौशल कांत जी, तहसीन भाई, मैं ये कह रहा हूं दिल से राजनीति नहीं होती ना, देश के लिए दिल होना चाहिए। वहां जहां परिवार के लिए दिल हो, उसका क्या होगा? कितनी बार हारे हैं, 100 बार से ज्यादा हार चुके हैं। शो खत्म हो कोई जाएगा। आपके यश प्रवक्ता जी थे, वो आपको उस पर भी बाइट सवाल नहीं उठा निकाल रहे थे। पाए। यश जी बाइट नहीं निकाल पाए, शो खत्म होने वाला है। सीधा कह दो कि यश जी कहाँ है बाइट? गलती से निकल अरे गया। एआई से बन के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मिल गई। एआई से बन के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुनाइए, सुनाई नहीं दे रही। आप बोल के सुना दीजिए क्या बोल रहे हैं। कंफ्यूज है अभी वो, बोलिए कौशल। अरे सुनिए रीमा जी, अगर मैं तहसीन भाई, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये तो अच्छी बात बोली है उन्होंने, इसमें गलत क्या है? जो हमारे साथ है तो उसके मतलब साथ जो भाजपा के साथ उसी का विकास, उसकी का विश्वास। ये कहा बोला उन्होंने? कहा जो हमारे साथ है उसके साथ, मतलब अरे भाई हमारा नारा हो रही है। हाँ रीमा जी मुझे बुलाओ। हाँ, 10 कौशल सेकंड। जी 1 मिनट, अब उनकी पार्टी पर अटैक हो रहा है। कौशल जी हाँ, आप ये बताइए, नारा अगर है, इसमें समस्या क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विकास कब कहा गया कि जो बीजेपी के साथ उसका विकास? अगर ऐसा होता तो सड़कें सबके लिए नहीं होती, बंद कर दिया जाता। भाई बंद करिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जैसे वो उनकी सलाह हो सकती है। अरे भाई यश भारती जैसे तहसीन, अरे यश भारती सुन तो लो भाई, सुन तो लो। अरे सुनोगे भाई, और आप सवाल पूछो, जवाब तो सुन लो। जैसे तहसीन पुलावाला अपनी एडवाइस दे रहे हैं, राहुल गांधी नहीं सुन रहे हैं, वैसे उनकी सलाह हो सकती है। लेकिन अभी तक तो देश में यही चल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास। क्या दिक्कत है? अभी भी एग्जैक्ट बाइट में ये बात नहीं बोली गई है जो यश भारती जी आप बोल रहे हो। अभी भी एग्जैक्ट ये नहीं बात बोली गई है। ये तो मिसलीड करते हैं। ये अभी अखिलेश यादव ने क्या बोला? रीमा जी, अखिलेश यादव ने बोला इस इलेक्शन के बाद चुनाव ही नहीं होगा। इसके पहले बोला था संविधान खत्म हो जाएगा, उसके पहले बोला था आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके पहले हमेशा तो झूठ बोलते हैं। झूठ की भाई, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती है। काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती है। क्या आशीर्वाद दिया पता तो चल गया। अच्छा भैया, मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री कौन है यश भारती? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कौन? भैया मुझे तो ये मालूम है कि जिनका नाम पहले अमित विशेष था, जिनके पिताजी का नाम नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं है ना। अपने पिताजी का भी नाम बदला, उन्होंने अपना नाम भी बदला, अपने पिताजी का नाम भी बदला। भाई नाम बदलने में भी आप पॉइंट क्या है भाई? अरे भाई नाम बदलने में क्या दिक्कत है भाई? क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई सुन तो लो, आप तो लोगों का धर्म बदलवा देते हैं और आपको नाम बदलने में समस्या है। आपने पूरी फैक्ट्री बना रखी थी धर्म बदलने की। देखिए जो कह रहे हैं सबका साथ, बीजेपी सांसद धर्मेंद्र जी भैया रुकना जरा, हमने परिवर्तन करके शादी करवाई। यस जी, बीजेपी सांसद हेमा यस जी, डिबेट क्या चल रही है? ये कहाँ पे चल रही है भाई? क्या डिबेट चल रही है? रीमा जी, इनको किस सब्जेक्ट टॉपिक नहीं दिया गया था क्या आना चाहिए डिबेट में? मलूक नगर बोलिए। रीमा जी, इनको टॉपिक नहीं दिया गया था, देश सब्जेक्ट नहीं के बताया गया माननीय था। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, और इवन आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं कि ये देश बगैर इस्लाम के लोगों के नहीं चल पाएगा, फिर भी आपको दिक्कत है, तो समझ लो वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठिए के रूप में हमारे देश के अंदर घुसते हैं, और देश के सरकार की स्कीम और प्रदेशों की सरकार की स्कीम का फायदा बांग्लादेश के और पाकिस्तान के दूसरे देशों के मुसलमान जो घुसपैठिए खाते हैं, उनके लिए अगर कोई बात बोली जाती है और हमारे देश के मुसलमानों से उनको जोड़ते हो, तो एकदम झूठ और धोखा और गुमराह करने वाली बात है। हमारे देश के मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास, इसमें सब साथ हैं, पर पता नहीं क्यों कंफ्यूजन की स्थिति करने की कोशिश करते हैं। बहुत विनम्रता से एक छोटा सा सवाल, आप अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मानने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी को भी मानिए, लेकिन वही मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई परशुराम जी तो लकड़हारे थे, वो कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बनाई, वो तमाम बातें कहते हैं, वो आदिवासियों को अपना जीवन जीने से रोकने की बात कहते हैं,
कहाँ के ये रीमा जी क्या से कम से सोर्स तो मांगिए, कुछ भी बैठ करके यहाँ पर झूठ क्या बोलते रहे, बोल रहे कुछ हो भी यार, समझ नहीं आ रहा है। समझ इस नहीं देश में रीमा जी देश में किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके प्रधानमंत्री जयंत जी को लेके आगे चल रहे हैं। हम इस बात को मानने वाले हैं, हम इस बात को जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेकर राजनीति की शुरुआत करी। जी मुझे लगता है कि आपको डिबेट का विषय बताया गया होगा, पता नहीं क्या लेकिन आप पता नहीं क्या आज डिबेट का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, और ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं मेरे ख्याल से पैनल पर किसी ने भी ये बातें ना सुनी है ना देखी है। अभी आपसे मैंने एक बाइट निकालने को कही शुभेंदु अधिकारी की, आपने वो भी गलत बयानी की, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं। उनकी लाइन को भी आपने तोड़ मरोड़ कर बताया चैनल पर। अब आप अलग लेवल पर जा रहे हो। ये तोड़ मरोड़ दर्शक अरे सर दर्शक ही तय कर रहे हैं, कहाँ दर्शक तय कर रहे हैं? मानने को तैयार देश की जनता ही तय कर रही है। हाँ 80 में हमने उत्तर प्रदेश में से 80 जनता के विश्वास के साथ किया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस में 80 जो 5 करोड़ से जीतते थे उनको भी 1.5 लाख पे लाने का, 5 लाख के अंतर को 1.5 लाख में लाने का काम किया। आप सीधा एक बात का जवाब दे दो। आप इसी में खुश रहो भैया। यस जी आप सीधा एक बात का जवाब दे दो। जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमान जो घुसपैठिए के रूप में हमारे देश के मुसलमानों का हक खाते हैं, आप उनका विरोध करते हो या साथ हो? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तहसीन पूनावाला, अब मुझे आप ये बताओ कि मीनाक्षी नटराजन, रुकिए यश जी, आप अलग लेवल पे मुद्दे ले जा रहे हो। मैंने सोचा था कि हम यूपी की बहुत बढ़िया बात करेंगे, बढ़िया डिबेट करेंगे, लेकिन आपके मुद्दे भोपाल से शुरू होकर कहां से कहां पहुंच रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही। तहसीन पूनावाला जी, ये मीनाक्षी नटराजन का जो गुफा हुआ, ये आपकी पार्टी की कमी, उसके बाद ये जो 12 साल में तमाम मुद्दे उठाए जिसके बाद पार्टी यहां तक पहुंच गई, वो आपकी पार्टी की कमी, इसमें बीजेपी का रोल क्या है? नहीं, जहां तक मेरा सच में मानना है कि मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में गलत हुआ है। चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, समन्स इन कोर्ट इज नॉट, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया था चार्जशीट का? नहीं, चार्जशीट का फाइल हुई है। नहीं, उन्होंने जवाब दिया था इन नोटिस का या नहीं? तहसीन भाई, हाँ बट एक सेकेंड आर्टिकल 33 जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कैन नॉट ओवरराइड लॉ जो राज्य बनाता। खैर अब वो विषय में जाने का मतलब नहीं। हाई कोर्ट में मामला 6 साल चलेगा, कम से कम सुप्रीम कोर्ट इतना कर देता कि 3 महीने में कर देता। लेकिन तहसीन भाई एक छोटा सा सिंपल ये बता दीजिए तहसीन भाई, अगर आपको एक फॉर्म मिले, उस फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या, आप उसको खाली छोड़ दो तो क्या कहा जाएगा? आपने छुपाई ना इंफॉर्मेशन, तो जब छुपाई है इंफॉर्मेशन, क्या गलत आरोप लगा हुआ है? इंफॉर्मेशन बताइए, क्यों बताने में क्या दिक्कत है भाई? उसमें बताने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बस वही तो सच्चा है, यही तो इन्फॉर्मेशन। और वो महिला का मामला था, सच्चाई तो ये वो महिला आरोप से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें कन्वेंशन है डॉक्टर साहब कि अगर फॉर्म में कोई जगह आप कन्वेंशन पे चले गए। नहीं, एक मिनट, तो कन्वेंशन ये है तहसीन भाई, कन्वेंशन ये है कि जो जांच करने, हाँ उसके बाद कर लीजिएगा। कन्वेंशन ये है तहसीन भाई कि जो जांच करता अधिकारी है वो उसको कंप्लीट राइट देता है कि वो उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। कन्वेंशन ये है और यही कानून है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे किया, फैक्ट्स पे नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज कि कन्वेंशन है कि 24 घंटा दिया जाता है दुरुस्त करने के लिए, कन्वेंशन है। तीसरी चीज बात यहां पर यह है कि वहां पे चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, और अब हाईकोर्ट में वो 100% जीतेगी। ये बात आज लिख लेना, लेकिन उसको 6 साल लगेगा, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन इसमें एक बात की भी सच्चाई है जो मैं मानता हूँ, कौन है तेलंगाना से, एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ, वो तेलंगाना, अरे रीमा जी, अगर कानून ये कहता है कि छुपाना गलत है तो आपने छुपाई ही नहीं, आपने एडमिट कर लिया कि हम छुपा रहे हैं, और एडमिट फैक्ट आ गया ऑफिसर के सामने, तो कैंसिल हो रही है। और आपको कैसे पता हाईकोर्ट में जीतेंगे? आपके बात बोलता हूं, मैं समझा देता हूं। इस मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर है, इसको छोड़ते हैं। तहसीन मामला अदालत का है, बैकफुट पर है। अब मैंने अभी ट्वीट किया, बनर्जी सुनो ना, ममता बनर्जी जिनके लिए चुनाव में राहुल गांधी जाकर बोले कि इस वक्त जो हालत है बंगाल की, वो ममता बनर्जी की वजह से है ना, ये बोले थे ना एग्जैक्टली। तहसीन भाई उसके बाद अब गले मिले जा रहा है, अब उनको पार्टी में मर्ज करने की बात हो रही है, अब इतना ज्यादा अपनापन आ गया उन्हीं ममता बनर्जी के साथ। क्या ये जनता नहीं देख रही है क्या?
और वो भी तहसीन भाई, नहीं, 5 सम्राट सेकंड, चौधरी जी तहसीन मुख्यमंत्री भाई, है, 5 सेकंड, शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री। सॉरी टू इंटरप्ट तहसीन भाई, 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। ये आप लोगों का ही आरोप है, पूरे कांग्रेस का, पूरी इंडी गठबंधन का ये आरोप है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं पे कब्जा है। तो 6 साल बाद आप जीतोगे कैसे यार, ये बता दो। अरे 6 साल लंबा समय होता है, अभी से कैसे बता नहीं, अगर आप मेरी बात सुन लेते। हाँ बोलो रीमा बोलो। जी, 1 मिनट छोड़ो इस मेरी मुद्दे बात को अगर आप छोड़ते सुन हैं, लेते। मैं नहीं मानता हूं इस मुद्दे को छोड़ते हैं, अभी आप ममता जी पर आइए। नहीं, एक ही लाइन मैं नहीं मानता हूं सारे संवैधानिक संस्थाओं पे कोई कब्जा है, लेकिन ये बात है। चलिए, कम से कम बहुत खुशी की बात हुई। नहीं, क्यों ऐसे नहीं है, बट मैं ये तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं तेलंगाना का किसी नेता ने मध्य प्रदेश के किसी नेता को इन्फॉर्मेशन दिया है। अब वो कौन दिया है, मैंने सुझाव दिया है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। हाँ ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। अब ममता बनर्जी से इतनी गलबैयां क्यों हो रही हैं, जिनकी वजह जैसे से बंगाल की ये हालत थी, खुद राहुल गांधी ने बोला। हाँ, जैसे खुद आदरणीय मोदी जी ने बोला है, शुभेंदु अधिकारी पैसे ले रहे थे कैमरा पे, उनको बना दिया। वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। ऐसे थोड़ी होगा, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला नहीं होगा। तो मतलब वो करे ये तो गिमिक पहले था, ऑब्जेक्शन करना चाहिए ये था। गिमिक था चुनाव में सिर्फ जनता को बहकाने का। टीएमसी को हराना जरूरी था, मैं भी मानता हूँ। मैं तो हमेशा, मेरा स्टैंड नहीं बदला है। टीएमसी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करा था, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए थी, कांग्रेस जीतनी चाहिए। मैं तो इस चीज को मानता हूँ। वो तो जनता डिसाइड करेगी तहसीन भाई, हम क्या करें। मैं तो कांग्रेस चाहता हूँ, मैं टीएमसी के पक्ष में। तहसीन भाई, जनता का विश्वास किसके साथ था? आरजी कर में जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ और रेप हुआ, उसका परिवार लेफ्ट भी थी ना, नहीं गई, कांग्रेस भी थी ना, नहीं गई, आई किसके पास? वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई ना। क्योंकि उन्हें भरोसा है, देश की जनता को, बंगाल की जनता को भरोसा केवल मोदी जी पे है, इसलिए वो आई हमारे पास। अब यश भारती और मलूक नागर को जरा फ्रेम में रखिए। यश भारती जी, अब ये बताइए कि क्या आपके शासनकाल में गुंडों का राज था? क्या महिलाओं के खिलाफ केसेस ज्यादा थे या नहीं थे? ये जो जाल बिछा है सड़कों का, ये किसके राज में बना है? ये जो मेरठ 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, किसके राज में पहुंच रहे हैं? ये जल्दी से बता दीजिए और इसी पॉइंट पे रहिएगा। अब रीमा जी, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे रहूंगा। हाँ, हमारी सरकार में जो रिकॉर्ड समय में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, 24 महीने के अंतर के अंदर हमारी सरकार के रहते उस पर कोई टोल टैक्स लगाने की बात नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस पर टोल टैक्स लगाने का काम किया और जबरदस्त टोल टैक्स लगाने का काम किया। और अभी 6 महीने पहले उस पर टोल टैक्स बढ़ा भी दिया। तो जाल बढ़ा करके जनता के ऊपर जो जाल डाल रहे हैं आप, जो गला रेतने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, उसका संदेश दिया था, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। यानी अगर आपको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, सारी चीजें बढ़ाना है, स्पीड उसमें मददगार होगी। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बना, जिसका काफी सारी श्रृंखला, काफी जमीनी स्तर पर काम माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। आप उस एक्सप्रेसवे पे चल के तो देखिए, सड़क पे आप सीधे चलते हैं, झूला झूलते हुए नहीं चलते। एक हाईवे के अंदर चलती सड़क पे गाड़ी धंस गई है, ये सब आप मीडिया के साथियों ने दिखाया। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ में बना, उसके अंदर गाड़ी धंस गई। लखनऊ शहर के अंदर विकास नगर, उस विकास नगर में बड़ा गड्ढा बन गया। तो ये जो विकास के नाम पे जो गड्ढे और झूले बनाए जा रहे हैं, इसको अगर आप विकास कहना चाहेंगे तो बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश में कितने संयंत्र लगाए? एक डबल इंजन की सरकार ने उस पर मुकाबला कर दिया। अरे सर, बिजली की बात छोड़ते हैं, हमने 5 करोड़ पौधे लगाए थे। बिजली वाली बात हमने 18 लाख लैपटॉप बच्चों को दिए। बिजली की बात पे फिर ये हो जाएगा, आपकी सरकार के समय में क्या होता था बिजली का, फिर मैं डेटा दूंगी, फिर आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। बिजली छोड़ते हैं। नहीं रीमा जी, बिल्कुल जवाब देंगे, बिजली छोड़ते हैं, जवाब देंगे। कितने घंटे बिजली आती थी वो छोड़ते हैं। पुलिस नहीं लगानी पड़ती थी। हाँ? बिजली घरों में पुलिस नहीं लगानी पड़ती थी। अच्छा, आज बिजली घर में पुलिस लगानी पड़ रही है सुरक्षा के लिए। ये कुछ खास इलाकों में बिजली आती थी, कुछ खास धर्म के लोगों को बिजली दी जाती थी, ऐसा था क्या? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुनिए। नहीं, ये तो बता दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा बिजली पर मत आइए, फिर बहुत सारे चिट्ठे खुलेंगे। नहीं रीमा जी, अब आपकी मजबूरी है कि आप नहीं बताएंगे कि बिजली घर में पुलिस लगी हुई है, स्पेशल फोर्स लगाना पड़ रहा है बिजली घर को बचाने के लिए, जनता इतनी आक्रोशित है। मलूक नागर जी, वो कौन सी खबर थी कि जब बिजली के लिए ये कह रहे हैं कि एसी चलाने लगे हैं, वो क्या बोलते हैं अगर उसको, बिजली वहाँ की लोकल भाषा में तो तकलीफ है इनको। उसके ऊपर ऐसे काटा नहीं, कटिया डाल करके वो कौन से इलाकों में
आ जाती थी बिजली। रीमा जी मुझे ये बता दीजिए बिजली उत्पादन कितना किया इन्होंने? अच्छा, एक डबल इंजन की सरकार में कितना यूनिट नया बिजली उत्पादन के लिए बिजली उत्पादन में अभी मैंने आंकड़े बताए थे ना, दोबारा जवाब आएगा या नहीं? कटिया पर? अरे रीमा जी इतना बचाव ठीक नहीं अरे है ना। सर कटिया पर क्यों नहीं जवाब आएगा सर? ऐसा क्या बात है? आएगा ना जवाब। बिजली बनाई कितनी इस पर भी तो जवाब आना चाहिए। अरे बिजली बनाई कितनी उस पर जवाब आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा कटिया पर। चलिए बोलिए कौशल जी। बिजली बनाई कितनी उस पर भी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि बिजली बनाई नहीं। लखनऊ शायद आपने अरे दोस्त सुन लिया ना। शायद आपने पहले इस को ध्यान से नहीं सुना था। मैंने ये बताया था कि भारत बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ करके दुनिया में तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश बताइए। अरे सुन लो, अब फिर भी अरे भाई सुन तो लो भाई, आप रोड की बात कर रहे हैं। जितने हाईवे थे उससे डबल हाईवे हो चुके हैं। जितने मेट्रो सिटीज थे उससे 3 गुना मेट्रो सिटीज हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल। मैंने तो यूपी पर ही सवाल किया था, आपने कहा बोला यूपी पर। कटिया वाली बात मिश्रा जी कहीं और कितने घंटे? मैं तो बता रहा हूं ना क्या क्या किया भाई। बता दीजिए, मैंने तो बताया क्या क्या किया। सिर्फ यश भारती आप बताओ ना क्या क्या किया। सिर्फ यश भारती जी की आवाज जाएगी। यश जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितने घंटे इस मौसम में, जून में, अप्रैल में, मई में बिजली आती थी? बता दो। रीमा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सहमत नहीं, कितने घंटे वो बताओ। अरे सुनिए ना, हाँ। देखिए बोलने नहीं देंगी आप। चाहती हैं आप ही के शब्द बोले तो संभव नहीं। कितने घंटे? जो कमियां थी उसको दूर किया गया, बिजली उत्पादन पे काम किया गया। इसीलिए ये 9 साल तक ये बीजेपी की जो सरकार चल रही है केवल उसी बिजली सीधा जवाब नहीं आया। उत्पादन चलिए के पे ठीक है, आश्रित नहीं होकर आया चल सीधा रही है। जवाब। सीधा जवाब नहीं आया। बहुत बहुत सीधा शुक्रिया, जवाब है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। सीधा जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं कि भाई बिजली की बात अगर की जाए ना, तो बिजली तो आपको भी पता है यूपी में पहले बिजली क्या थी, अब क्या है, किन इलाकों में पहले की बात होती थी और पूरे यूपी की अब बात होती है। चलिए, 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इस बुलेटिन के बाद देखिएगा CR पाटिल केंद्रीय मंत्री के साथ मेरा खास पॉडकास्ट, जिसमें कि 12 साल पर हमने चर्चा की है और खासकर मोदी जी के साथ इतने समय की जो उनकी यात्रा रही उस अनुभव पर भी। देखिएगा जरूर।